वटवृक्ष सम्माननीय भी होता है और संस्कारों को भी प्रदान करता है, लेकिन नौजवान पीढ़ी उसके महत्व को नहीं समझती है कभी कभी। और जब वटवृक्ष अपने महत्व को बताए तो उसे नौजवान पीढ़ी स्वार्थी वटवृक्ष कहकर करार दे देती है और कहीं ना कहीं उसको किनारे करने की कोशिश करती है। बिहार के चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं या यूं कहे कि बुजुर्ग हो चुके संरक्षक नेताओं ने वर्तमान आलाकमान की खिंचाई क्या कर दी, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की मांग भी उठने लगी। बातें कुछ भी हो, एक हार, जबरदस्त हार, पार्टी को झकझोरने वाली हार और उसके बाद चाल चरित्र चेहरे से अलग होने का दावा करने वाली पार्टी में सम्मान और संस्कार भी हुए तार तार। बिहार को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी में रार है, हाहाकार मची हुई है, उसमें साफ तौर पर दो धड़े तो अब दिखने ही लगे हैं। हमने वटवृक्ष का जिक्र किया, जब वटवृक्ष की जिक्र करते हैं तो आप भी समझ सकते हैं इशारा कहां पर है और बात किसकी हो रही है। लेकिन कहानी को हम लखनऊ लेकर आते हैं, लखनऊ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लेकर आते हैं। वहां पर भी एक वटवृक्ष है, कहानी उसकी कहते हैं और पर्दे के सामने का मंचन आप देखिए कहां पर हो रहा है। बिहार में भाजपा की करारी हार पर पार्टी में अलग थलग पड़ चुके बुजुर्ग नेताओं ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें बिहार चुनाव हार पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार ने कहा कि पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की हार से कोई सबक नहीं सीखा। मुट्ठी भर लोग पार्टी को गर्त में धकेल रहे हैं। इनके बयान को लेकर अब बुजुर्ग नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। नितिन गडकरी जैसे कई बड़े नेता इन पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। दरअसल इस वाक्य का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वो चंद बुजुर्ग नेता हैं जिन्होंने जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी को बनाया और खड़ा किया। लेकिन जब ये आज बुजुर्ग हो चुके हैं तो इनको पूछने और सहारा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये पेड़ जनसंघ के जमाने से है और इसने राजनीति के सभी सावन देखे हैं। लेकिन अब ये पेड़ बूढ़ा हो गया है और इसे पार्टी की तरफ से एक लोहे का सहारा दिया गया है और आज भी ये पार्टी में आने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को छांव देता है। ये पेड़ जो है बहुत काफी पुराना है, जब भाजपा नहीं थी उससे पहले का है और ये सहारा दिया गया है, करीबन 16-17 साल हो गया इसको दिए हुए। इस पेड़ को भाजपा ने लोहे का सहारा देकर संभाल लिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस बूढ़े पेड़ की तरह भाजपा के बुजुर्ग नेताओं का भी पार्टी में मान रखना चाहिए? ये वो चंद बुजुर्ग हैं जिन्होंने पार्टी को बनाने से लेकर इसे आज इस मुकाम में लाने तक के लिए अपनी उम्र और जीवन दिया है। फिलहाल जो भी हो, ये बूढ़ा पेड़ आज भी राजनीति के दिग्गजों से राजनीति का ककाहरा सीखने वालों तक को अपनी छाया में राजनीति की रणनीति तय करने का ठिकाना दे रहा है। लखनऊ से के न्यूज के लिए आशीष सिंह की रिपोर्ट। परंपराएं टूट रही हैं, नई परंपराओं का गठन हो रहा है, नई परंपराएं गढ़ी जा रही हैं और निश्चित तौर पर परंपराएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान में ही नहीं टूट रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी टूटी है। यहां तक कि हम कह सकते हैं कानपुर में भी परंपराएं टूट रही हैं। वो इसलिए भी कि दिवाली में पिछले कई सालों से ये रिवाज रहा है कि जो भी सांसद होता है, जनप्रतिनिधि होता है, वो दिवाली अपनी जनता के साथ मनाता है। ना होली, ना दिवाली, ना पिछली दिवाली, लगातार हम देख रहे हैं मुरली मनोहर जोशी जी यहां से चुने तो गए हैं, लेकिन वो हाईकमान के ही मामले में अटके रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष मामलों को ही निपटाते रहते हैं। कभी अपनी कहते हैं तो कभी दूसरों को सुनते रहते हैं, लेकिन वो कानपुर में नहीं रहते। बहरहाल ये एक अलग विषय है, अलग बात है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए और लगातार हम देख रहे हैं। बयान जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं शीर्ष नेतृत्व को लेकर
और उसके बयान के मद्देनजर हम उन पर प्रतिक्रियाएं भी देख रहे हैं। और इस वक्त की जो खबर है, मुरली मनोहर जोशी के घर पर अरुण जेटली पहुंचे हैं। जेटली साहब खामोश बैठे हैं, एक नहीं दो नहीं कई माइक उनके गाड़ी के सामने लगे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये स्थिति उस पार्टी की है, उस दल की है जो प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा के चुनावों में पहुंची और इस समय शीर्ष पर विराजमान है, सत्ता में पदस्थापित है, और उसके बावजूद भी उसके नेता ही कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हर बात पर बयान देते हैं, ये वो लोग हैं जो हर बात का जिक्र ट्वीट के माध्यम से करते हैं, और अब यही वो लोग हैं जो कैमरा और माइक देखते हुए भी खामोश रहते हैं, चुपचाप रहते हैं और निकलने में ही भलाई समझते हैं। कहें तो भी मुश्किल, ना कहें तो भी मुश्किल। जब आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो आप जवाब देते हैं, और खासतौर से ऐसे मुद्दे जिनका जुड़ाव जनता से होता है, उन पर तो जवाब देना बनता ही है। हम घर के ड्राइंग रूम के बारे में कोई सवाल नहीं करते हैं, डाइनिंग रूम के बारे में कोई सवाल नहीं करते। सवाल उसके लिए करते हैं जिसमें आप नीति बनाते हैं, नियम बनाते हैं, आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं। सवाल है। हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम तारुफ करवाना चाहेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का। दिलीप अग्निहोत्री साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, संघ विचारक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है दिलीप जी आपका हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस समय। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संजीव मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। संजीव जी आपका भी स्वागत है। और मुदित माथुर साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस समय इस चर्चा में। स्वागत के साथ साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ हों, प्रसन्न रहें आप और उन्नति करते रहें, हमारी ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, चारों लोगों को। चर्चा की शुरुआत में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी है और बुनियाद में भी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार चुनावों का असर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा हो। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भी मंथन का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी में भी कहीं ना कहीं हाहाकार है कुछ मुद्दों को लेकर। चर्चा हम करेंगे जरूर उन मुद्दों को लेकर भी। माथुर साहब, जो कुछ हम देख रहे हैं, खासतौर से जिक्र इसलिए आपसे क्योंकि थोड़ा सा विश्लेषण आप करते तो बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हो रहा है और बहुत हद तक हो गया है, हम ये कह सकते हैं कि इस समय दो धड़ों में स्पष्ट रूप से पार्टी बढ़ चुकी है। एक वो धड़ जिसमें तीन तिकड़म वाली बात सामने आती है मोदी, शाह और जेटली को लेकर, इसमें गडकरी को भी हम शामिल कर सकते हैं। और दूसरा वो धड़ा जो कि जिसको हम कह सकते हैं संरक्षक नेताओं, बुजुर्ग नेताओं या उनके समर्थन में आए हुए नेताओं को लेकर। पार्टी में इतनी कलह, इतनी जबरदस्त तरीके से तकरार की स्थिति क्यों पैदा हो रही है इस वक्त? चाल चरित्र चेहरे के रूप में अलग पार्टी है ये मुझसे सवाल मुदित माथुर जी से मैंने सवाल किया है, आवाज नहीं आ रही है। मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूंगा। अच्छा, ऐसा है कि एक तो आप ये जान लीजिए कि भाजपा में जो आप कह रहे हैं दो खेमों में बटी हुई है, दो खेमे नहीं बल्कि आप ये मान के चलिए एक ऐसा खेमा भी है जो तटस्थ है, जो वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, और वो खेमा अभी खामोश है। जी बिल्कुल सहमत हूं पिछले आपकी बात से। दिनों ये देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो जो खेमेबाजी है वो अमित शाह के व्यवहार से लेके बहुत सारे लोग क्षुब्ध हैं, और इस कारण से जो है कई जो बिहार का जो फॉल आउट होने वाला है, जिस पर बड़े नेताओं ने बयान दे करके ये जता दिया है, और वहां के भी नेताओं ने जिन्होंने अपने कार्यक्रम भेज रखे थे उनको आखिरी मौकों पे जो है वो कार्यक्रम करने से रोका गया है। और वहां पे ये भी है कि जिस प्रकार से केवल दो ही स्टार प्रचारक रूप में तीन ही लोग जो थे वो बिहार में थे, स्मृति ईरानी, मोदी और अमित शाह। तो अच्छा, फिर जब वहां के उस पे आया तो फिर वहां पे कई नेताओं के बयान आए कि जो बजाए ताली वही खाए गाली। तो जो बजवाए ताली वही खाए गाली कहने वाले भी वहां पे बहुत लोग हैं, क्योंकि जो बिहार का नेतृत्व था, जो बिहार में इतने सालों से नीतीश कुमार और लालू से बाकायदा
उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ रहा था, वो जब इस चुनाव प्रचार से बिल्कुल वाइप आउट हो गया और उसको कहीं प्रचार करने नहीं दिया गया, तो एक तरह से जो पार्टी के संस्थापक लोग हैं उनमें ये चिंता जागनी स्वाभाविक है कि आखिर मोदी जी और अमित शाह के आने के बाद ये पार्टी किस दिशा में जा रही है और किस प्रकार से जो वादे करके 2014 के इलेक्शन में आई थी सामने, जिस प्रकार से और किस प्रकार से महंगाई का ग्राफ ऊपर चढ़ता चला जा रहा है और अरहर की दाल से लेकर के हर चीज जो है महंगी हो रही है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद कीमतें जो हैं उस अनुपात में भारत में नहीं गिर रही हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारी बातें हैं। अपने इस चुनाव के माध्यम से खड़ा हो रहा है, ये जता दिया है कि उसका मोदी माथुर साहब मैं आपको रोक रहा हूं, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो सीधा सवाल ये सुरेंद्र राजपूत से भी ये होगा कि आखिरकार जो कुछ हो रहा है राजनीति के पटल पर कितना उचित और कितना अनुचित, ये कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कुछ और सवाल तो होंगे ही होंगे। किस तरीके से चाल चरित्र और चेहरे को लेकर अलग दम भरने वाली, अलग होने का दावा करने वाली पार्टी में इस वक्त संस्कार और सम्मान के नाम पर किस तरह जंग छिड़ी हुई है, कैसे सम्मान और संस्कार वहां तार तार हो रहा है, आप देखिए इस खबर में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बिहार की हार, दिल्ली में हिले सरदार, बुजुर्गों ने किया प्रहार, नौजवानों ने किया सम्मान तार तार। जब केंद्रीय मंत्री और पूर्व पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने यह कहा कि अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, तो सवाल उठा किसने की अनुशासनहीनता। नाम सामने थे लाल कृष्ण आडवाणी, शांता कुमार, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा या फिर आर.के. सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा। पार्टी के वर्तमान नेतृत्व पर एक के बाद एक प्रहार हो रहे हैं। पार्टी के बिहार से सांसद भोला सिंह कहते हैं कि कौन अमित शाह। अमित शाह में जब हमने आस्था जताई तो वो मजबूत हुए, लेकिन पार्टी की हुई हार पर उन्हें सफाई देना चाहिए या फिर इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक जितने लोग थे वे मर्यादा विहीन होकर हिंदुस्तान की राजनीति के क्षितिज पर छाए रहे। हम अपनी राह से भटक गए थे और जब राह से भटक गए थे तो गड्ढे में गिरना ही था। रोजी और रोटी के बदले रोजी रोटी और अच्छी जिंदगी देने के बदले लोगों ने गाय और पाकिस्तान को चुनाव का मुद्दा बनाया। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी में अंदरूनी कलह उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व के खिलाफ असंतोष जताते हुए कहा कि पिछले एक साल में पार्टी शक्तिहीन हुई है और उसे कुछ मुट्ठी भर लोगों के मुताबिक चलने पर मजबूर किया जा रहा है। इन वरिष्ठ नेताओं के बयान के जवाब में बीजेपी के 3 पूर्व अध्यक्षों राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी ने एक साझा बयान जारी करके याद किया कि बगावती नेताओं में से एक ही लाल कृष्ण आडवाणी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर ये परंपरा स्थापित की थी कि पार्टी की हर जीत और हर हार का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी पार्टी को दिया जाएगा। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अनेक जय और पराजय देखे हैं। बुरी से बुरी हार भी देखी है, जब अटल जी तक चुनाव हारे थे और उससे हम खड़े हुए और आगे गए हैं। और हमारी पार्टी ये कोई माँ बेटों की, पिता पितरों की और परिवारों की पार्टी नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये कभी किसी नेता की पार्टी नहीं बनी। और इसलिए जब विजय होता है तो सभी का होता है और हार होती है तो सभी की होती है।
खबरों के मुताबिक बीजेपी के द्वारा जारी इस बयान को इन वरिष्ठ नेताओं ने देखा है। वो महज बयान से संतुष्ट नहीं हैं और इस मुद्दे पर बातचीत चाहते हैं। सूत्र ने बताया कि अगर आने वाले 1-2 दिनों में बातचीत नहीं होती तो फिर ये नेता भविष्य के अपने कदम के बारे में फैसला करेंगे। बिहार के हार का सही विश्लेषण किया जाए, उसके क्या कारण है, उसकी जांच पड़ताल ठीक ढंग से हो। हम इस सुझाव को हृदय से स्वीकार करते हैं। वह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, हमारे पार्टी के लीडरशिप के लेवल पे हुई है, बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड के लेवल पर हुई है। आगे भी यह प्रक्रिया चलेगी और उसमें स्वयं इन सीनियर नेताओं से भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस क्रम में लगातार कई और नाम जुड़ रहे हैं। लगातार चुनाव में कई नेता अपनी उपेक्षा से त्रस्त थे और अपनी नाराजगी खुलकर नहीं बयां कर पा रहे थे, लेकिन पार्टी के आरा से सांसद आर.के. सिंह और पटना साहिब से पार्टी के स्टार प्रचारक और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा लगातार मुखर होकर अपनी बात कहते रहे। बड़ा सवाल यह है कि बुजुर्ग और नौजवानों का पूरा एक संगठन अब वर्तमान नेतृत्व की कार्यशैली पर सवालिया निशान खुलकर खड़ा कर रहा है। बहाना चुनाव में हार भले ही हो, लेकिन जख्म पुराना है और दर्द भी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। अगर हम ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के चुनावों को लेकर यह हाहाकार मचा हुआ है तो मुझे लगता है शायद थोड़ी सी गलती होगी विश्लेषण में। यह दर्द बहुत पुराना है और हां, बिहार चुनाव तो महज एक बहाना है। सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपूत जी, आपसे यहां पर सवाल जरूर हम करना चाहेंगे, आपका अपना विश्लेषण। हालांकि यह बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है, ये आप कहेंगे जरूर, आमतौर पर ऐसा होता भी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दर्द पुराना है, जख्म पुराना है, बिहार चुनाव तो महज एक बहाना है? मनीष जी, निश्चित तौर पर आपकी बात से सहमत हूं। सच्चाई यह है कि बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन एक चीज हमें सब लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि बीजेपी इस समय सत्तारूढ़ दल है और बीजेपी की कार्यशैली से देश की कार्यशैली प्रभावित होती है। देश में जो शासन करने की जो इस समय ताकत है भारतीय जनता पार्टी के पास है। विदेश में जो भारत की नीति नियम और नैतिकता की बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार बाहर जा रहे हैं। कल वो एक जनसभा फिर वो जो है इंग्लैंड में संबोधित करेंगे। देश की जनसभाओं से अभी उनका मन नहीं भरा, विदेश में भी जनसभाएं कर रहे हैं। खैर, वो उनका अपना मामला है, बेहतर हो कि वो जनसभा सफल हो, क्योंकि देश के बाहर हमारा प्रधानमंत्री जाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं कि ये, आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं कि ये आज का मामला नहीं है। हार ने तो रार को बढ़ा दिया, हार के बाद रार हुई है। अगर ये जीत हो जाती तो शायद कोई रार नहीं होती, फिर ये लोग चुप हो जाते। निश्चित तौर पर अमित शाह साहब की शैली पर, प्रधानमंत्री जी की असहिष्णु शैली पर, खाली बीजेपी के अंदर ही नहीं, बीजेपी के बाहर भी बहुत से ज्यादा की असहमति के स्वर हैं। इसी वजह से देखिए, साहित्यकार अपने मेडल लौटा रहे हैं, सम्मान लौटा रहे हैं, फिल्मकार अपने मेडल लौटा रहे हैं, सम्मान लौटा रहे हैं, और अब तो देश के पूर्व सैनिक भी अपने मेडल लौटा रहे हैं, जिसको कि सोशल मीडिया पे बहुत भद्दे तरीके से प्रचारित किया गया था कि साहित्यकारों ने लौटाए तो साहित्यकार कांग्रेसी थे, वामपंथी थे, फलाने कांग्रेसी थे, वामपंथी थे। आज की डेट में कम से कम भारत की सेना के जो जवान मेडल लौटा रहे हैं उनको तो आप वामपंथी या कांग्रेसी नहीं कह सकते। अगर कहीं ना कहीं कोई असहमति है, असहमति के स्वर है, और वहां पर प्रधानमंत्री या इनकी पार्टी के अध्यक्ष उस असहमति को, यानी कि बात बिल्कुल ठीक है राजपूत जी, संगठन को लेकर जो हाहाकार है वो भी हमें दिख रहा है, आम जनमानस से बात राजपूत जी, संगठन को लेकर जो हाहाकार है वो हमें चुनाव के बाद दिख रहा है। सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उसको लेकर जो हाहाकार है, वो जिस तरीके से अवार्ड वापस किए जा रहे हैं वहां पर हमें दिख रहा है। ये तमाम चीजें हैं। दिलीप अग्निहोत्री जी, बहुत कुछ चीजें मुझे लगता है सामने आ गई हैं। हम जाएं संजीव मिश्रा जी के पास में, उससे लगता है पहले आपको जवाब दे देना चाहिए, चीजें स्पष्ट हो जाएं तो बेहतर है, ताकि हमें भी समझ में आए कि आखिरकार क्या हो क्या रहा है। जी जवाब दें सर, और क्या। जी मनीष जी, आपकी बात की आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं
कि इसको कोई बड़े खेमे बंदी, जैसे मेरे एक पत्रकार मित्र ने भी कहा कि 2 नहीं 3 खेमे, कुछ तटस्थ लोग हैं, ये सब खेमे बंदी नहीं है। निश्चित रूप से जो असंतुष्ट दिख रहे हैं वो 3-4 नाम हैं, और वो भी ऐसा नहीं, मनीष जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पहले से चले आ रहे हैं। आज भी भाजपा के भीतर भी ये 3-4 नाम हैं, और समाज के अंदर भी कुछ ऐसे नाम हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं। ये लोग किसी भी दशा में नरेंद्र मोदी को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, और उनको आज बहाना मिला है। निश्चित रूप से प्रजातंत्र में मतदाताओं का फैसला सिर माथे पर होना चाहिए। भारत की सेना के जवान जो मेडल वापस कर रहे हैं वो लोग भी हैं क्या, वामपंथी और कांग्रेस? उनसे अधिक लोग मेडल के पक्ष में हैं, और 1 रैंक पेंशन के बारे में 20,000 लोगों ने वापस 4 दशक से जो लोग कुछ नहीं कर पाए वो भी इस पे बोल रहे हैं। ये बेशर्मी की हद रुकनी चाहिए कि 4 दशक में एक बड़ा फैसला हुआ और उस पर कुछ लोग सबको मांगे पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार ने एक प्रयास किया और इसका स्वागत होना चाहिए। आज बड़े बड़े जनरल से लेकर नीचे तक वो उसके पक्ष में है। मैं कह रहा था पुरस्कार लौटा कौन रहा है? वो जिन्होंने पूरे पर्चे बंटवाए कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, यही काशीनाथ सिंह ने काशी में पर्चा बंटवाया। ऐसे लोग हैं, और इन्होंने मिलकर नयनतारा सहगल को आगे किया कि कांग्रेस की है इसलिए बाकी लोग लौटाएंगे। आज अच्छी बात यह है कि उससे अधिक साहित्यकार, उससे बड़े कलाकार ये सड़क पे उतर के इस देश को बदनाम करने वाले को मारने का काम कर रहे हैं वो सहिष्णु लोग। और मारा कब? जब कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, एनडीटीवी मारा महिला पत्रकारों के साथ बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। ये तो निंदनीय है। महाराष्ट्र में जब मारा गया गुलबर्गा, कांग्रेस की सरकार केंद्र में, महाराष्ट्र में आप आज उठा रहे हो। काशीनाथ सिंह कह रहे हैं मैंने एक उपन्यास मिली थी और उस पर तब धमकी मिली जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में सपा की सरकार थी, और आप कह रहे हो अब सारी बात बोल रहे हो और कह रहे हो बोलने पे अंकुश है। मतलब है सुरेंद्र राजपूत जी को बोलने पे अंकुश कहाँ है? तो अब मैं असली बात पे आ रहा हूँ। सुरेंद्र जी मेरे साथ कम से कम आप कायदे से बोला करिए। जब आप बोल रहे थे अब मैं चुप था। ये आप राजनीतिक पार्टियों के साथ व्यवहार किया करिए। मैं कह रहा था कि ये बिहार का चुनाव का स्वागत होना चाहिए, कमेटी नहीं हो रही है। बिहार के चुनाव का स्वागत होना चाहिए, मतदाताओं का फैसला। लेकिन जिस चुनाव ने लालू यादव जैसे सजा याफ्ता को हीरो बना के उभारा है, उससे कोई बड़े निष्कर्ष निकालना भी बेमानी है। जो सरकारें अपना काम कर रही हैं, नरेंद्र मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, और विश्व में देश में प्रतिष्ठा बढ़ी है। कांग्रेस तो गोद में बैठ के 26 पहुंची है। किसके साथ? जिसको यही 1.5 वर्ष पहले नीतीश कुमार जी कहते थे जिनके कारण बिहार बदहाल हुआ है, उनकी संख्या बढ़ी, और जिनके कारण बिहार में सुशासन आया उनकी संख्या घटी। उसमें नीतीश कुमार भी हैं, उसमें भाजपा में है, और बिहार को बदहाल करने वाले आगे बढ़े हैं। उस पे अगर अडवाणी जी कुछ कहेंगे, जोशी जी कहेंगे, तो निश्चित रूप से निराशाजनक है। उनको पार्टी फोरम पे बात करनी चाहिए, बाहर नहीं। चलिए आप भी एक बड़ी बात कह रहे हैं दिलीप अग्निहोत्री जी। सुरेंद्र जी हम आपको जरूर समय देंगे, चूंकि वक्त अभी हो रहा है एक ब्रेक का। हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जैसे लौट के आएंगे वैसे हम आपको भी समय देंगे। और साथ ही साथ संजीव मिश्रा जी भी खामोश हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। पार्टी में उनकी भी हाहाकार मचा हुआ है। आजम खान साहब जबरदस्त तरीके से नाराज हैं, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सम्मान और संस्कार दोनों ही तार तार हो रहे हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी इस समय बोल रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री, और कुछ देर में बोलने वाले हैं विदेशों में, खासतौर से लंदन का जिक्र कर रहे थे। तो चलिए हम रुख करेंगे लंदन की तरफ, जहां पर इस समय एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरा विश्वास है कि ये संबंध आने वाले समय में बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत में अपार संभावनाएं हैं और ब्रिटेन में आर्थिक क्षमता और सामर्थ्य है। यूके भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत यूके में जितना निवेश करता है वो बाकी ईयू देशों में निवेश से अधिक है। भारत में यूके के निवेश के प्रस्ताव के लिए हमने भारत में
एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म की व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया है। हम इंडिया यूके सीईओ फोरम के पुनर्गठन का स्वागत करते हैं। लंदन के फाइनेंशियल मार्केट का फंड रेज करने के लिए हम और अधिक प्रयोग करने वाले हैं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हम भारतीय रेल के लिए लंदन में रेलवे रूपी बॉन्ड जारी करने जा रहे हैं। यह एक तरह से स्वाभाविक है कि भारतीय रेल की यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। अगले 2 दिनों में हमारे बिजनेस सेक्टर के साथ होने वाली एंगेजमेंट्स का मैं उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा हूं और हम बिजनेस सेक्टर से कई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स की अपेक्षा करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों में के बीच क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट सहयोग में प्रगति हुई है। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भी है और इसमें अपार संभावनाएं भी हैं। भारत ने क्लाइमेट चेंज पर जो एक व्यापक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना बनाई है, उसमें हमारे द्विपक्षीय सहयोग से लाभ पहुंचेगा। हम आशा करते हैं कि पेरिस में होने वाले सम्मेलन में यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के फ्रेमवर्क के अंतर्गत ठोस परिणाम निकलेंगे और विश्व सस्टेनेबल और लो कार्बन भविष्य के लिए एक निर्णायक रास्ता तय होगा। आज कई और क्षेत्रों में ठोस परिणाम निकले हैं जिसका भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता से संबंध है। इनमें स्मार्ट सिटीज, स्वास्थ्य, रिवर क्लीनिंग, स्किल और शिक्षा शामिल है। हम इस बात पर सहमत हैं कि सभी क्षेत्रों में हमारी साझेदारी के लिए टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन मजबूत नींव प्रदान करेंगे। हम दोनों देश अपनी इस साझेदारी से जनता के लिए नए अवसर पैदा करेंगे और समृद्धि बढ़ाएंगे। साथ ही साथ साझे हितों को प्राप्त कर पाएंगे और अपनी चुनौतियों का ठीक से सामना कर सकेंगे। जैसे एशिया में शांति और स्थिरता, विशेष करके दक्षिण और पश्चिम एशिया में सामुद्रिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा आतंकवाद और अतिवाद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कुछ उन बातों का जिक्र कर रहे थे जो समझौते हो रहे हैं यूके में, और चाहे उसमें स्मार्ट सिटी की बात हो, शिक्षा की बात हो, ऊर्जा की बात हो, रेल की बात हो या फिर पर्यावरण की बात हो। और निश्चित तौर पर समर्थन करना चाहिए हर उस कदम का जिससे हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। लेकिन चर्चा हम कर रहे थे अपने इस खास कार्यक्रम में जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, जो कुछ भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है और सरकार के जो भी प्रयास हिंदुस्तान में हो रहे हैं, हिंदुस्तानियों के लिए सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं। और चर्चा जबरदस्त चल रही थी क्योंकि बहुत सारे आरोप खुद दिलीप अग्निहोत्री जी ने अभी लगाए कांग्रेस की सरकारों पर। उन्होंने बहुत सारे घटनाओं का जिक्र करते हुए कटघरे में खड़ा किया कांग्रेस को और कांग्रेस के नेतृत्व को, उनके बोलने को लेकर, उनके बयानों को लेकर। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे थे। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको समय दिया, आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, उसके बाद में संजीव मिश्रा जी के पास जाएंगे। देखिए, 2-3 बातें दिलीप जी ने कही। एक तो उन्होंने कहा कि अपराधियों को, लालू जी जैसे लोगों को, अब हम तो पूछना चाह रहे हैं कि देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था संघ चाहता है। क्या चाहता है संघ लोकतंत्र हट जाए? संघ चाहता है कि यहां पर कौन राज करे? इस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जनता के चुने हुए जनादेश का अपमान जिस तरीके से यहां पर संघ समर्थक लोग कर रहे हैं, मैंने सम्मान किया है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि अपराधियों को जनता ने सत्ता सौंप दी, फलाने को जनता ने सत्ता सौंप दी, भाजपा भी कम हो गई, नीतीश भी कम हो गए और अपराधी लोगों की जो पार्टियां हैं, इस बात पर यह चीज बड़ी स्पष्ट रूप से कि लालू जी ने तो चुनाव लड़ा नहीं और पहली चीज उनका मुकदमा अभी ऊपरी अदालतों में लंबित है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि संघ के लोग इतने हताश
और निराश क्यों हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ मात्र एक हार के बाद कि ये सब लोग पूरी शासन व्यवस्था पर, लोकतांत्रिक मूल्यों पर, लोकतंत्र पर इस तरीके का जो निजी हमला है, इसको किसी भी सूरत में मुझे नहीं लगता किसी पैनलिस्ट को बर्दाश्त करना चाहिए, किसी मीडिया हाउस को बर्दाश्त करना चाहिए या किसी राजनीतिक नेतृत्व को बर्दाश्त करना चाहिए। आज संघ की सोच बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि संघ लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता, संघ भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता। मनीष जी, तरीके की बातें ये दिलीप जी ने कही, सरासर झूठी आरोप, उसके बाद झूठी बातें, कांग्रेस के कोई आधार नहीं, कोई बुनियाद नहीं। काम कर ले, मैं केवल ये कह रहा था, दोबारा से रिपीट कर दे। बिल्कुल करें, मैं दोहरा रहा हूँ, मैं उनको दोहरा रहा हूँ, करने की जरूरत यहाँ पर अगर चुनाव का कोई विश्लेषण होगा, चुनाव का विश्लेषण करना हमारा और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, तो चुनाव का विश्लेषण हो रहा है। ये मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ, मैंने सम्मान किया है। कांग्रेस का चरित्र बोल रहा है, ये कांग्रेस का चरित्र बोल रहा है, ये कांग्रेस का चरित्र बोल रहा है। वो लालू की गोद में बैठकर 26 सीटें जीत गई, 26 सीटें जीत गई, तो इस पे अहंकार इतना। हमको ये लोग तक विरोधी बता रहे हैं आप, ये बिल्कुल झूठा विश्लेषण। कांग्रेस के किस तरह के प्रवक्ता आते हैं, कांग्रेस के किस तरह के प्रवक्ता आते हैं। आपने संविधान के विरोधी कैसे कह दिया, आपने बिल्कुल गलत किया। ये अपराध मैं बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ। संविधान का उल्लंघन आप लोगों ने किया है। संविधान में आपने एक ऐसे व्यक्ति को 10 साल प्रधानमंत्री रखा जो कि सभासद जीतने लायक नहीं था। अब ये आपने चलाई सरकार, सरकारें चलाई है, ये किस तरीके की भाषा है। चर्चा दूसरी तरफ जा रही है, चर्चा दूसरी तरफ जा रही है। चर्चा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं करनी है। विश्लेषण इतना हल्का, इतना घटिया किस्म का होगा, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। दिलीप जी चुनाव का विश्लेषण किया था, दिलीप जी और सुरेंद्र जी, चर्चा इस आधार पर मैंने कहा था कि ये रिजल्ट है, मेरी बात इस पर अडवाणी जी को नहीं कहना चाहिए। मैं दे रहा हूँ इनके संविधान के विरोध के बाद बोलने दे रहा कि ये लोकतंत्र है जो राहुल जी को संविधान के विरोध में जो उन्होंने कहा, मैं उसकी निंदा करता हूँ। इतना घटिया विश्लेषण कांग्रेस के प्रवक्ता ही कर सकते हैं, जहां उनका नेता ऐसे बोलता होगा। मेरी बात मैं बिल्कुल इस विश्लेषण को मैं नहीं मानता हूँ, मैं इसको खारिज करता हूँ। संविधान विरोधी थे, दिलीप जी और सुरेंद्र जी इसके बारे में चुनौती दी, आप जाते कोर्ट, सारे रास्ते खुले हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन मैंने केवल विश्लेषण कॉर्पोरेटर का जीतना चाहिए, बिल्कुल है, वो तो वही प्रतिनिधि ये कॉर्पोरेट कर रहे हैं। कांग्रेस का विश्लेषण निहायत दिलीप जी संविधान को ही कहां से दिलीप जी पहले ही सम्मान किया उसका। दिलीप जी आपको रोकना चाह रहे हैं, हालांकि संविधान के दिलीप जी मैं आपको रोकना चाह रहा हूं क्योंकि वार्ता हमें लगता है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रही है, तो वो हम करना नहीं चाहते हैं। नहीं ठीक है, हम आपकी भावनाओं से सहमत हो सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो हम समझ सकते हैं आपका दर्द, लेकिन हमने ये देखा है, मैंने हमेशा ये देखा, दिलीप अग्निहोत्री जी, मैंने हमेशा ये देखा है कि संघ कभी भी भारतीय जनता पार्टी की बात कभी नहीं करता है। संघ अपनी विचारधारा की बात करता है और अपने विचारधारा के ऊपर हमेशा टिका रहता है। ये हमने तमाम जगहों पर देखा है। संघ कभी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं करता है। एक चीज, दूसरी चीज ये है सुरेंद्र राजपूत जी, ये जो आप कह रहे हैं ठीक है, उनकी भाषा कुछ अलग हो सकती है, लेकिन जो तथ्यों के आईने में है वो ये है कि इस बार रिकॉर्ड 110, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा, 110 या उससे ज्यादा रिकॉर्ड हिस्ट्री सीटर जीत कर आए हैं चुनाव बिहार में, ये भी बात आप मान लीजिएगा। और जहां तक मनमोहन सिंह की बात है, खुद उनके मंत्री या तमाम जांच में खुलासा हुआ है कि जो उनके मंत्री काम करते रहे हैं, आपको भी संविधान विरोधी कह देंगे। नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ उनका भी सुरेंद्र जी बोलेंगे जरूर, मैं तो ऐसे कह रहा हूं। का अधिकार नहीं हम लोगों को। अरे ऐसा नहीं है दिलीप जी, आप इस तरीके से तंज ना कसे, मैं तो सिर्फ अपनी बातों को रख रहा हूं। और दूसरी बात यह कि मनमोहन सिंह जी को लेकर जो सवाल उठा, उसमें यह तो कहा जाता रहा कि बहुत सारे फैसले ऐसे हुए, कुछ भी कह सकते, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें कि खुद प्रधानमंत्री भी उनकी नॉलेज में नहीं रहती थी चीजें। ये खुद जांच में सामने आया है, कई घोटालों में जब चीजें सामने आई हैं तो कई ब्यूरोक्रेट्स ने ये बातें कही हुई हैं और ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। ये बातें मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं। अब आप अपनी आपत्ति जो कह सकते हैं
जो आप कहना चाह रहे थे कहें, और उसके बाद में बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं संजीव मिश्रा जी, इनको वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं। संजीव मिश्रा जी के पास में आएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी अपनी बात करें, उसके बाद संजीव मिश्रा जी के पास सीधे आएंगे। देखिए मनीष, एक शेर से बात शुरू करूंगा। दिलीप जी को चूंकि संविधान पर आपत्ति है, दिलीप जी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आपत्ति है, दिलीप जी को बिहार की आपातकाल लगाने वाले संविधान की बात कर रहे हैं। अब अलाउ मी टू स्पीक। नहीं, आप संविधान विरोधी कहो तो मैं नहीं बोलने दूंगा। आपने कही थी संविधान विरोधी तो मेरी आपत्ति है। अब मैं चुनाव के विश्लेषण के अधिकार से इन्होंने हमको रोका है। वो रिकॉर्ड में है मनीष जी, जो आप कह रहे हैं कितने अपराधी जीत के आए हैं, चारा घोटाला का पैसा गया तो किसने खाया, ये जांच होगी। तो जिस मुख्यमंत्री के राज्य में ऐसा हुआ वो इनके लिए बहुत अच्छा हो गया। 2004 से लेकर 9 तक लालू जी से क्या रिश्ता था, और बिहार को बदहाल करने का आरोप नीतीश जी का था, जंगल राज का आरोप नीतीश जी का था। मनीष जी आप एंकर हैं या दिलीप जी एंकर हैं? सुरेंद्र जी, मैं केवल संविधान विरोधी कैसे कहा? सुरेंद्र जी इतना गलत फैसला कर दिया। बिल्कुल, ये सुरेंद्र जी आप आराम से अपनी बात कहें। सुरेंद्र जी आप अपनी बात कहें, आप अपनी बात को रखें। दिलीप जी चर्चा की मर्यादा यही कहती है कि जब आपने अपनी बात को कह दिया है, बात न करें, ठीक है, संविधान विरोधी ना बताएं। ठीक है, बात आपका विचार आप तक सीमित है और आपकी बात से हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी को यह हक है कि वो अपनी बात को रखें और पुरजोर तरीके से रखें। सुरेंद्र जी अपनी बात रखें आप। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं, बस संविधान विरोधी न कहें हमको। देखिए संविधान विरोधी मैं फिर बोलने नहीं दूंगा इनको। बोलने अगर संविधान विरोधी कहेंगे, संविधान का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। संविधान का तो संविधान का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उसके विरोध में कहेंगे तो ये आपत्ति होगी मेरी। ये भाजपा को जो मनो कहे। सुरेंद्र जी अब आप बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं बोलूं मनीष जी? जी बोलिए। जैसी मर्जी। एक बड़ा पुराना सा शेर था कि देवता है हम में न कोई फरिश्ता है जी, छूकर मत देखना हर रंग उतर जाता है, और मिलने जुलने का सलीका जरूरी है वरना आदमी चंद मुलाकातों में मर जाता है। पिछले 18 महीने के शासनकाल में जो भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजों की सरकार थी, उस सरकार का विश्लेषण न करके संघ पिछले 40 साल, 50 साल और 60 साल की कांग्रेस की सरकारों का विश्लेषण कर रहा है, और जिसमें 20 बार संघ के बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस से माफिया मांगी है अलग अलग मुद्दों पर। बिल्कुल गलत बात नहीं करेंगे, ये भी गलत। अब फिर वही ये भी झूठ, कोई माफी नहीं मांगी है। ये देश कांग्रेस से माफी मांगने के लिए नहीं है। मंत्री जी का काम हो गया है, चूंकि आज हताश है भारतीय जनता पार्टी की हार से। बिल्कुल हताश नहीं हूँ। बात में बिहार में तो कभी भाजपा सरकार ही नहीं। बारे में जो बात आप कर रहे हैं, जब झूठ बोलेंगे मनीष जी, अपमानजनक टिप्पणी जब झूठ बोलेंगे तो मैं रोकूंगा। जनादेश का जब झूठ बोलेंगे तो बिहार में अपराधी अगर जीते हैं तो किस पार्टी से नहीं है, कैसे गदगद हो रहा है ये देखिए। ये कांग्रेस का चरित्र देखिए। अपराधियों के जीते बचाव कर रहे हैं ये आरके सिंह ने किसके ऊपर आरोप लगाया? क्या मेरे ऊपर आरोप लगाया? ठोतेदार की किताब और इसके बाद माखनलाल ठोतेदार की किताब देखेंगे आप। किस पार्टी? माखनलाल, चलिए मुझे लगता है ब्रेक लेना चाहिए। मुझे लगता है अब ये मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे लगता है कि विराम लेना चाहिए। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। दो और चेहरे भी हैं हमारी इस चर्चा में। पार्टी कितने निचले, दो और चेहरे भी हैं हमारी इस चर्चा में, और मुझे लगता है कि उनको भी वक्त मिलना चाहिए, और हम नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है, हम चाहते हैं कि चीजें साफ हों, लेकिन वो चर्चा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रही है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि बिहार चुनावों के बाद में माना की हार हुआ करती है, लेकिन इतनी जबरदस्त हार, और जबरदस्त हार के बाद में हाहाकार, और उसमें भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का संरक्षक और बुजुर्ग नेताओं के प्रति जो रवैया। कह रहे थे दिलीप अग्निहोत्री साहब कि आडवाणी ने जो किया, जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर बयान दिया, वो ठीक नहीं किया, लेकिन यह भी समझने की बहुत जरूरत है, क्या आडवाणी को पार्टी में तवज्जो मिलती है? क्या पार्टी फोरम में उनको जगह मिलती है? क्या उनको बुलाया जाता है? क्या उनसे बातें पूछी जाती हैं? और क्या उनको पार्टी फोरम बुला के बिहार को लेकर कोई एनालिसिस किया गया है?
और अगर किया गया होता तो क्या जरूरत पड़ती कि वो मीडिया में आके 4 लोग मिलकर संयुक्त बयानबाजी करते, बयान देते? ये क्या जरूरत पड़ती उनको? सवाल कई सारे हैं। संजीव मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। संजीव मिश्रा जी, पूरे के पूरे चुनावों में हमने देखा मुलायम सिंह यादव को जो दृष्टिकोण रहा, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम रवैया, उस तरीके से आजम खान का जो बिहेव रहा, जिस तरीके से बीच में हमने देखा कि पूरा का पूरा मामला सामने आया, पूरे तनाव के दौर से आप भी गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम आपका भी झलकता रहा इन पूरे चुनावों के दौरान, और अब जो हुआ उसके बाद में कोई बयान नहीं। लगातार बयान आ रहे थे मुलायम सिंह यादव जी के, शांत हैं, खामोश हैं। पार्टी में आप रोज आते जाते रहते होंगे, बातचीत करते रहते होंगे, क्या चल रहा है? समाजवादी पार्टी में किसी तरीके का कोई ऐसा माहौल नहीं है जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं मनीष भाई। लेकिन बहुत 3-4 चीजें आपके डिबेट में बहुत साफ सी निकल के आई। मैं बहुत साफ सी बात कहना चाहता हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, और उनकी वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार का चुनाव उसी का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी पर अपने मुंह की खानी पड़ी है, इसीलिए क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं, इनकी अवस्थाएं, इन्होंने जो भी नीतियां बनाई, तो नीतियां बिल्कुल फ्रॉड साबित हो रही है। जिन मुद्दों पर इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन मुद्दों से भटक गए, और उसके बाद जिस तरीके से स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान और तमाम तरीके की चीजें उन्होंने लीपापोती का काम शुरू किया, उसके बावजूद भी कोई भी बदलाव नहीं आया और देश आज त्रस्त हो गया इनके दाल के दामों से। 100 दिन में महंगाई कम कर रहे थे। 100 दिन के बाद जब चुनाव जीत गए तो उन्होंने कहा कि 60 साल उनको दिए, हमको 60 महीने दे दो। उसके बाद 25 साल तक हमको सारे चुनाव जिताते रहो। मतलब मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा घमंड और इतना ज्यादा घमंड, जब घमंड रावण का नहीं रहा, जो महाप्रतापी था, तो भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों का क्या घमंड रह जाता, और वो चूर चूर हो गया है। मुझे लगता है कि अब इन लोगों को देश संभालने के लिए मोदी जी को तो विदेश मंत्री बना देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। वैसे इनका इंटरनल मामला होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी जी अगर विदेश मंत्री बन जाए तो बहुत अच्छा काम होगा, और प्रधानमंत्री के रूप में किसी और को ये लाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब 3-3.5 साल मुझे नहीं लगता कि मोदी जब विदेश मंत्री आप बता दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री बता दीजिए। बिहार के चुनाव में एक चीज, विदेश मंत्री आप बता दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री बता दीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री ये तय कर लेंगे। इनके यहाँ बुजुर्ग भी हैं, इनके यहाँ नौजवान भी हैं, और इनके यहाँ जो बनना चाहते थे मोदी जी, अगर मान लीजिए कि कम सीटें होती तो तिकड़म ताल से भी जो लोग बनना चाहते हैं, वो आप भी जानते हैं मनीष भाई, हम भी जानते हैं, उनको भी मौका दिया जाए। मैं तो समझता हूँ उत्तर प्रदेश से वो भी, उनको भी मौका दिया ज्यादा अच्छा रहेगा। माथुर साहब, बातें तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन इसमें एक बात यहाँ पर ये तो साफ निकल कर आई, बहुत आसानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं संजीव मिश्रा जी। पिछले 3-4 दिनों में जो कुछ सैफई से लेकर रामपुर और रामपुर से लेकर लखनऊ, समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक, और सचिवालय से लेकर उनके सैफई गांव तक तमाम जो हलचलें मची रही हैं, फोन घनघनाते रहे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या 2-3 दिनों में हुआ है या पिछले काफी समय में हो रहा है? जो बचने की कोशिश कर रहे हैं संजीव मिश्रा जी बड़ी आसानी के साथ और बड़ी नरमी के साथ। मुदित माथुर जी। मनीष भाई, 2-3 दिन से दिवाली चल रही है और दिवाली के सब लोग तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सफाई सब लोग गए, अब अपने अपने घर जाएंगे सब लोग। नहीं, आपके दिवाली पे संजीव जी ने इस तनाव के माहौल को हल्का मनोरंजक बना दिया। आपके नेताओं के बयानों के चलते तो हमारी दिवाली खतरे में पड़ गई थी कि कौन विदेश मंत्री हो। आपके बयानों के चलते हमारी दिवाली खतरे में पड़ गई थी संजीव मिश्रा जी। मंत्री कौन होगा ये भी बता दो। मनीष जी, एक चीज और कहना चाहते हैं। दिलीप जी बार बार कहते हैं कि 10 साल उनको दिए, 10 साल उनको दिए। 10 साल अगर कांग्रेस का शासन नकारा टाइप का था, प्रमुख विपक्षी दल थे, आपने क्या जिम्मेदारी निभाई? क्या संसद से लेकर सड़क तक आपने कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन किया? अगर 10 साल तक वो गलत करते रहे तो आप विपक्षी दल थे, आप क्या करते रहे? एक चीज। तो दूसरी बात, आज की तारीख में आप सत्ता हासिल कर चुके हो और वो 44-45 सांसद होते हुए आपकी संसद नहीं चलने देते। शर्म आनी चाहिए। मुलायम सिंह जी इनकी बात मुलायम सिंह के विरोध में है। मुलायम सिंह सदन चलने की बात कर रहे हैं। कुतर्क मत करिए। मुलायम सिंह जी कह रहे सदन चलना चाहिए और ये सहयोग कर रहे थे 10 ये सहयोग कर रहे थे 10 बार। कैसी बात कर रहे हैं? ये अपनी पार्टी को ही घेर रहे हैं बैठ के यहाँ। ये अपनी पार्टी को घेरने काम कर रहे हैं। मुदित माथुर जी, इन्होंने सहयोग किया। मुदित माथुर जी, वक्त हमारे पास कम बचा हुआ है। पार्टी पूरी फ्लॉप साबित हुई है।
इसके बाद कम से कम अपने लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को अपराध दीजिए। मुदित माथुर जी, वक्त कम बचा हुआ है। पूछिए क्या भारतीय जनता पार्टी में संकट किस बात का है इस वक्त? संकट किस बात का आपको लगता क्या है? नेतृत्व का संकट है, विश्वसनीयता का संकट है, या आगे वाले दिनों में चुनाव को जीतने का संकट है? सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का है। नहीं, इनके सामने सबसे बड़ा संकट जो है विश्वसनीयता का है, और वो विश्वसनीयता ये है कि जो कथनी और करनी का फर्क है उसको देखते हुए इनकी हार हुई है। और जहां तक जिन लोगों के बयान आए हैं वो कौन लोग हैं? वो सब मोदी के अधीनस्थ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जो कभी भाजपा के अध्यक्ष रहे थे। तो इनके जो भी बयान आए हैं उनके बयान और जो आडवाणी, जोशी और यशवंत सिन्हा के बयान आए हैं, दोनों में बहुत फर्क है। जो इनकी पार्टी का कार्यकर्ता है वो आज की तारीख में आडवाणी, जोशी और इनके बयानों के साथ अपना ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनमें पार्टी बनाने का जिनका श्रेय है और जिनको पार्टी बिखरने का दर्द है। लेकिन एक बात तो तय है, मुझे लगता है से ले लेना कि ये लोग हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, ये बहुत गलत होगा। जी, और मुदित जी, मैं माफी चाहूंगा, ये जो माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त अब आगे नहीं है और मैं इस कार्यक्रम को आगे जाकर के अपने संग मैं इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं, तो उनकी भी राय यही होगी कि जो है पार्टी गलत राह पे चल रही है। समय होता है, गलत राह को नहीं। 2004 और 9 में भी यही लोग थे, ठीक है, पार्टी हार रही थी। लेकिन एक बात है, सम्मान होना चाहिए। अब बुजुर्गों का सम्मान केवल भाजपा में है, हार पचा ही नहीं पा रहे हैं। बुजुर्गों का सम्मान केवल भाजपा में विरोधी है। कांग्रेस का बुजुर्ग राहुल के पीछे दौड़ने को विवश लोकतंत्र विरोधी संघ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दे रहा हूँ, माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त आगे नहीं है, तो आप छोड़ दो। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस गर्मा गर्म चर्चा को हम फिलहाल यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि विचारों का जब समन्वय नहीं होता है तो संघर्ष की वहां पर कहीं ना कहीं रास्ता दिखने लगता है। बहुत शुक्रिया संजीव मिश्रा जी आपका भी, मुदित माथुर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जो कुछ भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर गहरा चिंतन मनन की जरूरत है, और मुझे लगता है इतनी आसानी से भी यह मामला रफा दफा होने वाला नहीं है। कुछ न कुछ क्लियर जरूर होगा। अभी गए हैं अरुण जेटली मुरली मनोहर जोशी से मिलने, सवाल उठे हैं, तो समस्या का समाधान होना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।